क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा अब तक हमने क्या देखा? हमने अब तक देखा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। हमने जो है टेस्टिकल्स के बारे में देखा, हमने एपिडाइमिस के बारे में देखा, हमने टेस्टिस के अंदर सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल हुआ, इंटरस्टिशियल सेल्स हुआ, ठीक है, रेटिटेस्टिस हुआ, वॉसा इफ्रेंस हुआ, उसको देखा हमने। ठीक है, फिर हमने जो है जितनी भी डक्ट इन्वॉल्व थी सबके बारे में बात किया हमने, सारी ग्लैंड्स के बारे में बात किया। और मुझे नहीं लगता है कि अब आप कोई भी एक ग्लैंड या कोई एक पार्ट आप भूलेंगे। पक्का? मतलब इतना यकीन रख सकता हूं आप पर। चलिए, फिर हमने क्या देखा? हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात की थी हमने बात किया था कि पेनिस के अंदर का टिश्यू किस तरह का होता है, उसको देखा था हमने। यूरेथ्रा के बारे में हमने बात किया था। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा बेटा, उन क्वेश्चंस के आप मुझे उत्तर करेंगे आप। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, तो आपके सामने देखिए, मैं बार बार पूछाने, कई बार मैं आपसे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बार बार पूछता हूं क्योंकि मैं इस बात को एश्योर करना चाहता हूं कि आप वो चीज ना भूल जाएं। ठीक है, अगेन मैं आपको जो है एनसीईआरटी का जो है वो फिगर दे रहा हूं सामने आपको। इसमें मैं लेवलिंग कर देता हूं, इसमें आपको बताना है कि क्या है बेटा, इसमें क्या है ए, क्या है बी और क्या है सी। आप पहचान के मुझे बताइए, ए बी और सी के नाम बताइए प्लीज। कॉपी पलटकर नहीं देखना है, एनसीईआरटी पलटकर नहीं देखना है। क्लियर? जो मेमोरी में है वो उत्तर कीजिए आप मेरे को। क्लियर? ठीक है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, फिर आपके सामने जो है इमेज में जो है वो एक हमने यहां पर ग्लैंड दे रखा है और ये ग्लैंड कौन सा है ये आपको पहचानना है। के पहचानिए ग्लैंड कौन सा। तो एक काम करते हैं ताकि आपके आंसर में कंफ्यूज ना करें, तो मैं इसको मैंने वहां ए बी सी लेवलिंग दिया था, इसको मैं बोलता हूं 1। ठीक है, यानी ये 1 कौन सा ग्लैंड है ये आपको बतलाना है। ठीक है ना? 1 कौन सा ग्लैंड है ये आपको बतलाना है। क्लियर? चलिए, एंड सेकेंड, व्हाट इज द कंडीशन, नेम ऑफ द कंडीशन। जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन का नाम बताइए। के ये जो कंडीशन इमेज में दे रखी है ये क्या कंडीशन है, इसके बारे में आप बतलाइए। के तो आप केवल आंसर में लिखेंगे कंडीशन और आगे आगे आप अपना आंसर लिखेंगे। कंडीशन लिखिएगा फिर आगे आंसर लिखिए। के तो ये यहां पर प्रोस्टेट का साइज बढ़ चुका है, यूरेथ्रा का एक हिस्सा वो जो है वो दबा रहा है, यूरेथ्रा को प्रेस कर रहा है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यानी मेडिकली इसके लिए हम क्या नाम इस्तेमाल करते हैं, ये आप मुझे बतलाएंगे। क्लियर? ठीक है, फिर बताइए मुझे आप कि पेनिस के जो टिश्यू है, तो मैंने इसको जो है वो स्मॉल ए नेम दिया, मैंने इसको स्मॉल ए नाम दिया, इसको मैंने स्मॉल बी कहा। ठीक है, तो बताइए ए क्या है और बी क्या है ये बताएंगे आप। यानी ए टिश्यू को पहचान कर बताइए और बी टिश्यू को पहचान कर बताइए ये क्या है। क्लियर? ठीक है, देखो, और ये सारे आंसर आपको खुद से करना है बेटा। देखो, खुद से करना तो मतलब ये कि इसके लिए कॉपी मत पलटिएगा, एनसीईआरटी में मत पलट के देखिए। उसके पीछे कारण है कि आई जस्ट वांट टू इंप्रूव योर रिकॉल पावर। कि जब आप लेक्चर के पहले बैठते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि लेक्चर में सर कुछ पूछेंगे। ठीक है, तो आप अपना जो पिछला पढ़ाया हुआ मेरा है उसको एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए, फिर बैठा कीजिएगा। आप में से कई सारे बच्चों ने मुझे जो है वो अलग अलग जगह पर अपने टेबल की फोटोग्राफ भेजे। बहुत अच्छा बेटा, के मेरा दिल बहुत खुश हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि बच्चे सच में सीरियसली मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर आपको जरूर सफलता देगा। तो चलो, अभी मैंने आपसे जितने क्वेश्चन किए इसके लिए प्लीज कॉपी पलटकर मत देखिएगा, नकल मत कीजिएगा। अपनी मेमोरी, गलत आंसर देंगे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक कर लेंगे ना उसको हम, लेकिन यदि देखकर आंसर देंगे तो फिर सीख नहीं पाएंगे ना बेटा, है ना? चलो, है ना? क्लियर? तो आज बात करेंगे हम मेल गैमेटोजेनेसिस के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि देखो, अभी तक हम छोटा सा फटाफट हम एक 2 मिनट पर रिकॉल करते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या प्रेजेंट है। हमने कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का जो है वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस के अंदर जो है वो तकरीबन 250 जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल होता है। सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक तो जर्माइनल सेल्स होती है जिनसे कि स्पर्मेटोगोनिया बनता है, और दूसरा
दूसरा होता है सर्टोली सेल्स होती हैं के, ठीक। जर्मिनल सेल जो होती है वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रोड्यूस करती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाती है और उससे फिर बाद में स्पर्मेटोजोआ बनता है, और स्पर्मेटोजोआ को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है सर्टोली सेल का। क्लियर क्लियर। फिर हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल्स उसके बीच में खाली जगह, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस का, वहां इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स ऑफ लीडिक प्रेजेंट है जो कि एंड्रोजन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा सारी सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल जो होती है वो एक जगह जाल में जाकर जुड़ती है, जिस नेटवर्क में जुड़ती है उस नेटवर्क को हम रेटे टेस्टिस कहते हैं, और ये नेटवर्क जो है बाहर की ओर जो है टेस्टिस से बाहर की ओर जो स्पर्म को लेके आने वाला स्ट्रक्चर जो होता है जो रेटे टेस्टिस से जुड़ा होता है और जो है एपिडाइमिस के बीच में होता है वो वासा इफ्रेंशिया होता है। तो वासा इफ्रेंशिया क्या करता है कि रेटे टेस्टिस से स्पर्म को लेता है और एपिडाइमिस को आकर देता है। एपिडाइमिस का जो है कि मैं 3 हिस्से होते हैं कि कॉर्पस एपिडाइमिस, कॉर्पस एपिडाइमिस और कॉडा एपिडाइमिस के। एपिडाइमिस में टेम्परेरी स्पर्म का स्टोरेज होता है। फिर जो कॉडा एपिडाइमिस है वो आगे जाके वास डिफरेंस बनती है। वास डिफरेंस जो है वो एब्डोमेन में आता है और ब्लेडर के पास से चक्कर काट के कहां जुड़ता है, वो जुड़ता है सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से जुड़ता है और बन जाता है इजेक्यूलेटरी डक्ट बन जाता है, ठीक है ना। और ये इजेक्यूलेटरी डक्ट कहां जाके खुलती है, यूरेथ्रा में जाके खुलती है और यूरेथ्रा बाहर की ओर खुलता है ना। प्रोस्टेट की डक्ट भी जो है वहीं पर जहां पर ये इजेक्यूलेटरी डक्ट बनती है वहीं प्रोस्टेट की डक्ट भी जाकर जुड़ जाती है। क्लियर। फिर तो अभी हमने ये देखा, अब हमें ये देखना है कि जो अब हम कहां जा रहे हैं बेटा, अभी हम जा रहे हैं कि अभी हम कहां हैं। अभी इमेजिन करते हैं कि वी आर गोइंग इनसाइड द सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जाकर देख रहे हैं कि यहां कैसे काम हो रहा है, यानी स्पर्म कैसे बन रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर। चलिए, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल्स प्रोड्यूस गैमीट्स। मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म होता है बेटा के, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल गैमीटोजेनेसिस, बोलते हैं मेल गैमीटोजेनेसिस, मेल गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं के। रफली यानी दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में होगा तो हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं गैमीटोजेनेसिस। मेल होगा तो बोलेंगे मेल गैमीटोजेनेसिस, फीमेल होगा तो बोलेंगे फीमेल गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस के। देखिए मतलब जो मेल जर्म सेल का मतलब होता है वे कोशिकाएं, वे सेल जो कि गैमीट को प्रोड्यूस करती है, जर्म सेल कहते हैं इनके। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के एनिमल्स में गैमीट बनते समय होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। तो ये जो जर्म सेल्स है ना बेटा, स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल है ना, तो यहां पे लिख लो ये होती है डिप्लॉइड सेल, दे आर 2n सेल, ये डिप्लॉइड सेल होती है। क्लियर, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो और ये अपरिपक्व इमैच्योर होती हैं, आगे डेवलप होंगी और ये जो स्पर्म को बनाएंगे, और क्या लिखा, इंटेस्टिस इमैच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी के। यानी स्पर्म का फॉर्मेशन जो है एक मेल में प्यूबर्टी के समय शुरू होता है, प्यूबर्टी आने के बाद वो शुरू होता है। यानी प्यूबर्टी का मतलब क्या है कि जो चाइल्डहुड फेज है वो एडल्ट फेज में कन्वर्ट होता है। यानी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो चुके होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर, ठीक है। फिर द स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर क्या है इसका, एक अकेले के लिए हम स्पर्मेटोगोनियम वर्ड यूज करते हैं, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के। सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल की अंदरूनी वॉल पर क्या पाई जाती है बेटा, वहां पर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पाई जाती हैं के। और ध्यान से बात सुना, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सारी की सारी स्पर्मेटोगोनिया एक साथ स्पर्म को नहीं बनाती हैं, क्योंकि जैसे स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोगोनिया सेल वो जो स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्म को बनाएगी वो तो कंज्यूम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेल के अंदर एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि मेल के अंदर कोई भी स्पर्मेटोगोनिया सेल नहीं बचेगी, यदि ऐसा हुआ तो। जबकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड एज तक होता रहता है। दैट सिंपली मींस दैट कि स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो माइटोसिस करती है, और एक तो वो खुद को रिप्लेस करती है, यानी एक सेल डिवाइड होकर 2 बन गई, एक सेल को उसने बोला तुम गैमीट बनाओ और एक सेल को उसने अपनी जगह पर रिप्लेस कर दिया उसने के। तो होता क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया सेल लगातार माइटोसिस भी करती है, अपने आप को रिप्लेस भी करती है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स को भी प्रोड्यूस करती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो सेल होती है जो स्पर्म को बनाने में रोल प्ले करती है, ठीक है। क्या लिखा है यहां पे, The spermatogonia
present in inside wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in number के ये माइटोसिस करती हैं और अपनी संख्या को बढ़ाती हैं के और हर एक स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो डिप्लॉयड होती है और इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तो देखो बेटा ये बात अच्छे से दिमाग में रखना है कि कौन सी सेल डिप्लॉयड है कौन सी हैप्लॉयड है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर, एकदम क्लियर बेटा। चलिए अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट लिखते हैं यहां पे। स्पर्म वेर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के ह्यूमन सीमेन से के ह्यूमन सीमेन में स्पर्म की खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने के स्पर्म वेर डिस्कवर्ड बाय स्पर्म की खोज की थी आगे एरो लिखेंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन ह्यूमन सीमेन के मनुष्य के सीमेन में इन्होंने जो है वो स्पर्म की खोज की थी। ठीक, ओवा वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वॉन वियर के ओवा या ओवम की खोज किसने की थी, वॉन वियर ने की थी मैमल्स में के ओवा वेर डिस्कवर्ड बाय वॉन वियर। ठीक है, क्लियर, ओवम की खोज किसने की थी, वॉन वियर ने। अब ये जो है ना ये जो क्रोनोलॉजी वाले पॉइंट है ना, साइंटिस्ट के नाम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एग्जाम में आता रहता है बेटा के लेफ्ट और राइट एग्जाम में आता है इसलिए पता होना चाहिए हमको के। और ह्यूमन गैमेट्स की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें एक ओवम है इसमें, ठीक है, और एक स्पर्म है इसमें के। तो जो दोनों अलग अलग शेप के तो हम क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन गैमेट से मेल और फीमेल गैमेट एक समान नहीं दिखाई पड़ते हैं, दे आर एनाइसोगैमेट्स। क्या होते हैं ये, एनाइसोगैमेट एक समान नहीं होते हैं। क्लियर, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय एफएसएच एंड एलएच जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओवरी पर भी काम करता है और ये जो है आपके सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल पर जाकर भी काम करता है जहां पर ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, यहां पर जो स्पर्म के बनने को बढ़ावा देता है। तो हमने क्या कहा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ, एलएच हुआ, ल्यूटिजाइंग हार्मोन हुआ के ये वो हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं और ये सेक्सुअल जो है वो फेज में रोल प्ले करते हैं, ये गैमेटोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। अब ये हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी हार्मोन निकलते हैं ना उनको भी हम एक साथ देखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम एक साथ देखेंगे ब्रेन से क्या निकलता है, टेस्टिकल से क्या निकलता है, कैसे इनिबिन काम करता है, सर्टोली सेल का क्या रोल होता है उसमें, तो हम वो सब देखेंगे। तो अभी चिंता मत कीजिए, अभी बिल्कुल दिमाग में रखिए कि गैमेटोजेनेसिस का कंट्रोल जो है वो हार्मोन के लेवल पे होता है और इसमें से जो हार्मोन है एफएसएच और एलएच वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनते समय मियोसिस होता है इसलिए गैमेट क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर, चलिए अब आते हैं। तो मैंने आपको पिछले जहां हमने एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट से पहले हम जहां बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल में जो है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है एक साथ स्पर्म बनाने में भाग नहीं लेते हैं। पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और एक तो अपने आप को रिप्लेस करेगा और एक सेल एक्स्ट्रा बनाकर देगा जिसका काम होगा स्पर्म को बनाना, और वो एक्स्ट्रा सेल को बोलेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। क्लियर, मतलब ये है कि जो स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने किया माइटोसिस और इसने दो सेल को बनाया इसने के, एक तो इसने अपने आप को खुद को इसने रिप्लेस किया, ठीक है, और एक सेल उसने एक्स्ट्रा बनाया और इस सेल का काम क्या, इसने बोला कि तुम हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और ये हो गया है स्पर्मेटोगोनिया सेल के। एक तो उसने अपने आप को खुद को रिप्लेस कर लिया, इसने खुद को बनाए रखा और एक एक्स्ट्रा सेल बनाकर दिया है जो आगे स्पर्म बनाने में रोल प्ले करेगा। क्लियर, तो एकदम दिमाग में क्लियर रखना किसके बाद क्या बनता है। और मैंने आपको फ्लो चार्ट वाला ऐसा क्वेश्चन पूछे दिया भी हुआ डीपीएस के अंदर एक, ठीक है। चलिए, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस के, मतलब अब यहां पे क्या ध्यान रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया ठीक है, माइटोसिस, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, यहां पर क्या बना माइटोसिस, अगेन स्पर्मेटोगोनिया सेल बना और प्लस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये भाग लेगा मियोसिस में। दिस इज दी मियोसाइट जो मियोसिस में भाग लेगा। क्लियर, तो क्या लिखा हमने कहा कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया
देखो है ना, दो में से एक लिया हमने। कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगे और ये भाग लेंगे मियोसिस में के। ठीक, ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट दी फर्स्ट म्यूरी डिवीजन के। मियोसिस एक 2 स्टेप वाला डिवीजन है। आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर एक बार माइटोसिस म्यूसिस बता दीजिए। देखो बेटा, अब माइटोसिस म्यूसिस तो बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। अभी आपको यदि मैं माइटोसिस म्यूसिस पढ़ाऊंगा तो वो एक अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। माइटोसिस म्यूसिस अपने आप में एक चैप्टर के 11th क्लास एनसीईआरटी में सेल साइकिल और सेल डिवीजन का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, चैप्टर नंबर 10 है वो, ठीक है। आपको यदि बेटा माइटोसिस म्यूसिस बिल्कुल भी नहीं पता है और आप यदि 12th क्लास में हैं और आपको नहीं पता है, ड्रॉपर है, नहीं पता है आपको, तो आपको वो लेक्चर देखना चाहिए। अभी मैं आपको सिर्फ बता, लेकिन नहीं भी देखेंगे, देखो मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तो सारा पढ़ाऊंगा, 100% पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। लेकिन यदि आप नहीं भी देखेंगे तो इतना याद रखिए, अभी आप ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ 100% बनने लगेगा उसका, ठीक है। अभी आप की पॉइंट याद रखिए, माइटोसिस से जो सेल बनती हैं वो जेनेटिकली सिमिलर सेल होती हैं। जो कोशिकाएं माइटोसिस से बनती हैं, जो सेल्स माइटोसिस से बनती है, दे आर जेनेटिकली सिमिलर सेल। वे आनुवांशिक रूप से समान कोशिकाएं होती है, जैसी पेरेंटल सेल वैसी डॉटर सेल, जैसी पितृक कोशिका होती है वैसी पुत्री कोशिका होती है, एक समान बनेगी, है ना। उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक समान होंगी। लेकिन मियोसिस जब होगा, अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा, ठीक है, सूत्र मतलब क्रोमोसोम, जिसमें कि क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होगा। तो पेरेंटल सेल में यदि मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे, तो क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देगा वो, ठीक है। इसे बोलते हैं मियोसिस। क्लियर है ना। तो मियोसिस जो है वो होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल में होता है, जैसे हम मियोसाइट सेल बोलते हैं, उनमें ही मियोसिस होता है, हर कहीं मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। और मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के समय में एनिमल सेल में, एनिमल्स में हमें गैमीट फॉर्मेशन के समय देखने मिलता है। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि अब मियोसिस की खास बात है कि मियोसिस में 2 विभाजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। क्या क्या होता है बेटा, मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस सेकंड होगा, ठीक है। एक मियोसिस के परिणाम स्वरूप एक सेल जो मियोसिस में भाग लेती है, कंप्लीट मियोसिस करती है, तो वो 4 सेल को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। डिप्लॉइड सेल होगी वो, जब मियोसिस पूरा करेगी 4 सेल बनेगी। मियोसिस फर्स्ट के बाद 1 से 2 सेल बनेगी और मियोसिस सेकंड के बाद 2 से 4 सेल बनेगी। इतना दिमाग में रखिए अभी आप, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो मियोसिस फर्स्ट में भाग लेते हैं, ठीक है, और ये 2 एक समान आकार की हैप्लॉइड सेल्स को बनाते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। क्लियर। फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये भाग लेता है सेकंड मियोसिस में और उससे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली स्पर्म नहीं बनता है, सीधा सीधा स्पर्मेटोजोआ नहीं बनता है, पहले स्पर्मेटिड बनता है। क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, ठीक है। क्लियर। पहले क्या बनता है, मतलब देखो अब ये बातें दिमाग में डाल लो। स्पर्मेटोगोनिया सेल है, उसने माइटोसिस किया, एक तो खुद को रिप्लेस किया, एक्स्ट्रा सेल बनाया जिसको हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड हुआ, क्या बन गया, स्पर्मेटिड बन गए। ये दिमाग में रखना एकदम क्लियर, ठीक। चलिए अब देखो समझो, अब ये जो इमेज है एनसीईआरटी का, ये बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट इमेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट इमेज है, ठीक है। देखिए ये हम देख रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल देख रहे हैं हम, ठीक है। कुछ सेल ऐसी होती है जो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली सेल, इनको हम सर्टोली सेल बोलते हैं, ठीक है। ठीक, स्पर्मेटोगोनियम सेल ने क्या बना के दिया, उसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को प्रोड्यूस किया के, और इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हुआ माइटोसिस एंड हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कह सकते हैं हम, क्योंकि वो डिफरेंट होगी कि वो अब मियोसिस में चलेगी, मियोसाइट बन गई उठ के, तो माइटोसिस हुआ के। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया, इसने भाग लिया मियोसिस फर्स्ट में, इसमें हुआ मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो क्या बन गया, 2 स्पर्मेटोसाइट बन गए, ठीक है। फिर स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने किसमें भाग लिया, इसने मियोसिस
सेकंड में भाग लिया इसने, ठीक है, और क्या बन गया, ये बन गया स्पर्मेटेड बन गया। और फाइनली स्पर्मेटेड का कन्वर्जन किस में होता है, परिवर्तन किस में होता है, वो स्पर्मेटोजोआ में वो अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है बिल्कुल दिमाग में रखना है, कौन सा डिवीजन कहां पर हो रहा है, ठीक है। जब स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा तब जो है डिवीजन नहीं होता है, तब जो है एक प्रकार से हम कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल गेट चेंज, के सेल जो है वो अपने आप को चेंज करती है, डिफरेंशिएशन करती है सेल अपना, ठीक है। अभी क्या कहा मैंने आपसे, कहा कि जो स्पर्मेटोगोनियम है उसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को प्रोड्यूस किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बनाया म्यूसिस फर्स्ट से, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या बनाया, स्पर्मेटेड को बनाया म्यूसिस सेकंड से। क्लियर, ठीक है। देन स्पर्मेटेड कन्वर्ट होगा स्पर्मेटोजोआ में, देखिए ध्यान से, है ना, एकदम ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, और हम याद रखा कीजिए कि आपको Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. जो भी बेटा मैं आपको बता रहा हूं ना, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें लेक्चर के दौरान ही याद कर लें, कि बाद में याद करेंगे, बाद में करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपको लेक्चर के दौरान ही याद कर लेना है, ठीक है। ठीक, आपको लग सकता है कि लेक्चर थोड़े स्लो है, तो एक्चुअली स्लो इंटेंशनली स्लो है, कि मतलब मेरा मानना है कि ये जो घंटे आप मेरे साथ गुजार रहे हैं ना, इनमें आप बिल्कुल सीखने, क्लास में आने के पहले और क्लास से बाहर जाने के तक के आप बहुत कुछ सीख चुके हो आप, ठीक है ना। चलिए, तो अभी देखें, हमने कहा स्पर्मेटोगोनियम, क्लियर, माइटोसिस हुआ, क्या बन गया, उसने अपने आप को रिप्लेस किया, और फाइनली क्या बन गया, ये बन गया प्राइमरी, हमने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के, है ना, क्या बन गया बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया के। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया, म्यूसिस फर्स्ट किया, तो क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। उसने म्यूसिस सेकंड किया, तो क्या बन गया, स्पर्मेटेड बन गया। और स्पर्मेटेड में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, तो क्या बन गया, स्पर्म बन गया। तो याद रखने के लिए ये फ्लो चार्ट बना दिया। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, हमको ये समझ में नहीं आया ये क्या है, ठीक है, ये है जर्म सेल के, यानी जो स्पर्मेटोगोनियम होती है उसको बनाने वाली भी इमेच्योर जर्म सेल होती है, लगातार उसको प्रोड्यूस करती रहती है वो, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो जर्म सेल्स हैं वो स्पर्मेटोगोनियम में मॉडिफाई हुई, स्पर्मेटोगोनियम ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम इस फ्लो चार्ट को दिमाग में रखेंगे बेटा के, कि स्पर्मेटोगोनियम, माइटोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, म्यूसिस फर्स्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, म्यूसिस सेकेंड, स्पर्मेटेड, डिफरेंशिएशन, और क्या बन गया, स्पर्म बन गया। क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो मैंने क्या कहा आपसे यहाँ पे कि यहाँ पर यदि हम देखें एक प्रकार से, तो हमने क्या देखा बेटा कि यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक्स्ट्रा स्टोक में हम देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है बेटा कि स्पर्मेटोगोनियम, यानी स्पर्मेटोगोनियम जो होता है, स्पर्मेटोगोनियम में क्या हो बेटा कि स्पर्मेटेड जो है वो हमने देखा कि स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटेड बना। और स्पर्मेटेड क्या होता है, फॉर्मेशन, जो स्पर्मेटेड जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है उसे हम प्रोगैमिड, से हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रोगैमिड भी कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियम को क्या बोलते हैं, प्रोगैमिड भी इसको हम कहते हैं। क्लियर, ठीक है। और जब स्पर्म बनेगा तो क्या होगा बेटा, जो स्पर्मेटेड है वो मेटामॉर्फोसिस में भाग लेगा, और क्या बनाएगा, वो स्पर्म को वो प्रोड्यूस करेगा, इट गिव्स अस टू स्पर्म, स्पर्म को ये प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है ना। क्लियर। और जब स्पर्मेटेड से हम कहते हैं कि स्पर्मेटेड से जब जो है वो स्पर्म बनेगा, तो वहां पर मेटामॉर्फोसिस हमको देखने मिलेगा, ठीक है। तो अब जब कभी भी जो है वो स्पर्मेटोगोनियम काम करे, सबसे पहले क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनियम सेल जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई भी करती है, ठीक है, सेल्स ग्रो करती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद फिर वो डिवाइड करती है, ठीक है ना। क्लियर। देखिए हमको तीन अवस्थाएं यहां पर देखने मिलती है जर्म सेल की, कि जर्म सेल में हमें तीन अवस्थाएं देखने मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के जो जर्माइनल एपिथेलियम है, जर्म लेयर है, उसमें हमको तीन अवस्थाएं देखने मिलती है। एक होती है फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एक क्या होती है बेटा, एक होती है फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मैंने कहा ना कि जो जर्म सेल्स बनेगी तो वहां पे हमको तीन, ये जो है जर्म सेल, जर्माइनल एपिथेलियम की बात करें हम, जर्माइनल एपिथेलियम की हम बात करें, वहां पे तीन चीजें हमको देखने मिलती हैं, तीन अवस्थाएं देखने मिलती है। एक होता है फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन,
जो इमेच्योर जर्म सेल होती हैं वो रैपिडली डिवाइड करती है माइटोसिस से और बनाती हैं वो स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। मैंने कहा ना आपसे कि जर्म सेल्स जो है वो स्पर्मेटोगोनिया का, स्पर्मेटोगोनिया भी कहां से आता है, वो जर्म सेल से था। और जर्म सेल कहां होती है, बिल्कुल जो सेमानिफरस ट्यूब्यूल का जो हम कहते हैं जो ट्यूब है, ट्यूब का जो वेसल जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर वो ये सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या कहा मैंने आपसे, मैंने कहा कि जो अपरिपक्व टाइप की जर्म सेल्स होती हैं वे रैपिडली डिवाइड करती हैं और ये बनाती हैं डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया का जो है वो फेज ऑफ ग्रोथ, वो अपने आप को ग्रो करती है, उठ के ग्रो करती है साइज में, और क्या बनती है वो फाइनली ग्रो करती है साइज में, और क्या बनाएगी वो बनाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। और कई बार क्या होता है, कई बार ये जो अपने आप को रिप्लेस करने के लिए माइटोसिस करती है और संख्या को ये बढ़ाती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर क्या होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हम फेज ऑफ मैच्योरेशन क्या बोलते हैं, फेज ऑफ मैच्योरेशन में परिपक्वन अवस्था का मतलब क्या है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सक्सेसिव डिवीजन में भाग लेगा, क्रमिक विभाजन में भाग लेगा, और क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है डिप्लॉइड होता है। याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड 2n होता है, इसमें म्यूसिस फर्स्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा जो कि हैप्लॉइड होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है में म्यूसिस सेकंड होगा तो स्पर्मेटिड बनेगा। तो इसका मतलब ये कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड होता है, क्लियर, क्योंकि म्यूसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, क्लियर। वेरी वेरी आईएमपी जो मैंने कहानी आपको बताई वो कहानी एनसीईआरटी की कहानी है, ठीक है, देखिए, है ना, देखो बिल्कुल जो मैंने आपसे कहा ना एकदम लाइन से लिखा है। और अभी है ना मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा कि मेल पार्ट को पढ़ने के बाद हम गैमेट का बनना देखेंगे ताकि हम भूल ना जाए उसको, ठीक है, यही याद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी जब हुआ तो एक्टिवेट हो गया वो, ठीक है, मतलब वो चालू हो गया स्पर्म का बनना वहां पे, ठीक है। क्या हुआ, माइटोसिस हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, माइटोसिस हो रहा है ताकि इसका अपना नंबर बढ़ सके, डिफरेंशिएशन हो रहा है ताकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन सके, ठीक है। तो ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट म्यूसिस हुआ तो उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना जो कि हैप्लॉइड होता है, हाफ क्रोमोसोम का सेट एक होता है उसमें, ठीक है। फिर इसमें हुआ म्यूसिस सेकंड हुआ, इसमें स्पर्मेटिड बना जो कि हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेटिड में हुआ डिफरेंशिएशन, उससे स्पर्मेटोजोआ बना जो कि हैप्लॉइड होता है, क्लियर। तो ये बेटा याद रखना, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि यदि मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास में 100 स्पर्मेटोसाइट हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास में 100 स्पर्मेटोसाइट हैं, तो उससे कुल कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड किया 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड किया तो 4 स्पर्मेटिड बने, 1 से 4 बनाना। तो मैंने कहा यदि मेरे पास 100 स्पर्मेटोसाइट हैं तो उससे 400 स्पर्मेटिड बनेंगे या 400 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, क्लियर। लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मैंने कहा इफ यू हैव 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो कितने स्पर्म बनेंगे। आपने कहा कि यदि 100 स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मेरे पास हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है तो वो 2 स्पर्मेटिड को बनाता है और उससे 2 स्पर्म बनते हैं। तो मतलब यदि आपके पास में 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो उससे क्या बनेगा, उससे 200 स्पर्म बनेंगे। बात समझ में आ रही है भाई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक था, उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और हर एक से 2-2 स्पर्मेटिड बने, तो 1 से 4 हो गया। फाइनल स्पर्म की काउंटिंग कर रहे हैं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से शुरू करोगे आप तो क्या होगा बेटा, 4 स्पर्म बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से शुरू करोगे तो 2 स्पर्म बनेंगे, क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो एक बार म्यूसिस सेकंड में भाग लिया और 2 स्पर्मेटिड को बनाया उसने, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बनाया था। प्राइमरी जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बनाया था और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 स्पर्मेटिड को बनाया था, क्लियर। तो यदि और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि यदि आपको 200 स्पर्म बनाने हो, यदि आपको 200 स्पर्म बनाने हो तो कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की रिक्वायरमेंट होगी। आंसर हो गया 50। यदि आपको 200 स्पर्म बनाने हो तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की रिक्वायरमेंट होगी। आंसर हो गया 100, क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखो, दिस इज द डिफरेंशिएशन के हम कहते हैं दिस इज द differentiation of spermatid into
स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। यानी स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कैसे होता है, ये पूरा स्टेप है। देखो ये ये जो है वो एक मैच्योर स्पर्म है, ये एक परिपक्व स्पर्म है, एक कंप्लीट स्पर्म है, मैच्योर स्पर्म है, ठीक है। और ये क्या है, ये है स्पर्मेटिड के। तो स्पर्मेटिड में देखिए पूरा का पूरा अपने आप को ये यानी डिफरेंशिएशन हो रहा है, रीअरेंज कर रहा होता है। और सबसे बड़ा चीज यानी इस पूरी, अब सुनिए बात करके, क्वेश्चन का लेवल कहीं भी हो सकता है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है यहाँ पे कि यहाँ पर जो स्पर्मेटिड है वो अपने आप को मेटामॉर्फोसिस में भाग लेता है, वो मेटामॉर्फोसिस में भाग लेता है, अपना आकार बदलता है, वो मॉर्फोलॉजी चेंज करता है और स्पर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे जो घटता है वो होता है रिडक्शन इन साइटोप्लाज्म कंटेंट के। साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो है वो कम होता है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम होता है। देखिए साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट को ये बाहर निकालता है, यानी एक ड्रॉप के रूप में ये साइटोप्लाज्म को बाहर त्याग देता है के। मतलब जो मेल स्पर्म होता है इट बेसिकली कैरीज द न्यूक्लियस, एंड वो अब आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मेल स्पर्म जो होता है वो दो चीजें लेके आता है। इट कैरीज टू थिंग्स टुगेदर फॉर दी ओवम, एंड ओवम जो होता है इट्स वेटिंग फॉर द मेल स्पर्म, कि वो वेट करता है, क्योंकि जो ह्यूमन है, ह्यूमंस में जो ओवम होता है ना, तो ओवम में म्यूसिस फर्स्ट के दौरान वो अपने आप को अरेस्ट कर लेता है। म्यूसिस फर्स्ट में वो अरेस्ट होता है, पूरा भी नहीं होता, यानी म्यूसिस फर्स्ट भी पूरा नहीं होता, वो अपने आप को अरेस्ट कर लेता है। और ऐसा इसलिए होता है कि उसके पास में सेंट्रियोल नहीं होता उसके पास के, यानी जो ह्यूमन ओवम का जब डेवलपमेंट शुरू होता है ना, तो उसका सेंट्रियोल गायब हो जाता है, और जैसे ही सेंट्रियोल गायब हो जाता है तो वो आगे डिवाइड नहीं कर पाता। कोई भी ह्यूमन सेल का सेंट्रियोल नहीं होगा, डिवाइड नहीं कर पाती है। अब नाउ जो ओवम है वो अपने म्यूसिस को पूरा करने के लिए, वो इंतजार कर रहा होता है किसका, कि स्पर्म आएगा कभी। और स्पर्म क्या लेके आएगा, एक तो वो न्यूक्लियस लेके आएगा और साथ में लेके आता है वो सेंट्रोमियर, सॉरी सेंट्रियोल, नॉट सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल लेके आता है। जो सेंट्रियोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट के, यानी सेंट्रियोल जो है उसके बगैर तो डिवीजन हो ही नहीं सकता है के। तो सबसे मजे की बात यह है कि जैसे ही स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं तो सबसे पहले स्पर्म का सेंट्रियोल काम करना शुरू करता है और वो ओवम का डिवीजन पूरा कराता है, और उसके बाद फिर न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं आपस में। ये देखेंगे हम फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, बड़ी मजेदार कहानी है। मतलब हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है कि भाई कि एक सेंट्रियोल का स्पर्म जो है वो केवल न्यूक्लियस लेके नहीं आ रहा, वो सेंट्रियोल भी लेके आ रहा होता है। ओके, उसके पास दो सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। तो वो सेंट्रियोल कंट्रीब्यूट भी करता है। देखिए क्या है यहां पर आप देख रहे हैं इमेज में हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो स्पर्मेटिड है वो अपने आप शेप बदल रहा है। देखो उसके सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रोस अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें, और इसमें धीमे धीमे इसमें फ्लैजिला बनने लगा है, ठीक है। एक सेंट्रियोल फ्लैजिला को बनाने में रोल प्ले करेगा, दूसरा सेंट्रियोल रिजर्व रहेगा यहाँ पे, और जितना भी साइटोप्लाज्म है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ड्रॉप के फॉर्म में उसको बाहर रिलीज कर दिया, यानी ऑलमोस्ट साइटोप्लाज्म को नेग्लिजिबल अमाउंट में कर दिया, और क्या बन गया, मैच्योर स्पर्म बन गया। उसमें एक हेड है, और हेड में जो है वो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा, के मिड पीस है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, नीचे टेल होता है। अब हम स्पर्म का भी स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे आगे। क्लियर? क्वेश्चन ये पूछा है एनसीईआरटी में, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड। अरे मैंने अभी बताया आपको, मैंने क्या बताया आपको कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ म्यूसिस, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना 46 से 23 रह गया, क्योंकि म्यूसिस फर्स्ट हुआ। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बना मैं हुआ, म्यूसिस सेकंड हुआ, तो स्पर्मेटिड बना। और म्यूसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, तो ऑलरेडी 23 का 23 रहेगा। तो मतलब यहां पर जो है एन स्पर्मेटिड जो होते हैं उनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम हमको देखने मिलेंगे, ठीक है ना। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये जो दो टर्म है ना बेटा, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस, ये कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में के, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है के। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होना, ठीक है ना। क्लियर? यानी हमेशा लिख लेते हैं, थोड़ा याद रखने में आसानी होगी। स्पर्मेटिड आगे लगा के स्पर्मेटोजोआ,
मेटोजोआ, ठीक है। प्रोसेस को क्या बोला हमने, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। आप जब नोट पाते हो ना, अपने नोट्स पाते हो ना, तो ऐसे शॉर्ट में थोड़ा नोट्स बनाया करके, बहुत लंबा लंबा लिखने में क्या होता है कि टाइम भी लगता है और हमको याद रखने में भी दिक्कत होती है। जैसे इससे अब देखो, मैंने जो बना दिया ना एक चार्ट कि स्पर्मेटेड स्पर्मियोजेनेसिस हुआ तो स्पर्मेटोजोआ में वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हम एक वर्ड और लिख सकते हैं यहां पे ऐड करने के लिए, हमने एक वर्ड और लिख दिया, हमने लिख दिया यहां पे ट्रांसफॉर्म की डिवीजन, ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इस एक लाइन से हम ये समझ गए कि स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और यही होते हैं बेटा नोट्स, बेहतर नोट्स वही होते हैं। बेहतर नोट्स वो नहीं होते कि आपने लंबी लंबी इबारत लिख दी। आपने मेरी बात सुनिए ध्यान से, कि आप में से कई बच्चे पूछते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी अपनी यूनिक स्टाइल होती है हर आदमी की, तो किसी को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। पर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा आपको कि ऑलवेज ट्राई टू नोट थिंग्स लाइक दैट, कि आप उस पूरी चीज का समरी लिख रहे हैं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं यदि सबके आप अक्षर वर्ड बाई वर्ड आप नोट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो उस चीज को जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को आप केवल आप जो है वो, जैसे डिक्टेशन बोलते हैं ना, आप डिक्टेशन बना रहे हैं। आप सुनिए बात के, जितना मैं बोल रहा हूं सबको वैसा का वैसा लिख रहे हैं, तो आप डिक्टेशन लिख रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट नोट मेकिंग होती है वो कैसे होती है कि जो मैंने एक पैराग्राफ बताया उसमें से आपने 3 चीजें निकाली और आप उन्होंने शॉर्ट में आपने ऐसे लिखा कि आपको बात समझ में आई। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि स्पर्मेट मैंने बना लिखा, स्पर्मेटेड लिखा, एरो लगाया, एरो के ऊपर मैंने स्पर्मियोजेनेसिस लिखा, एरो के नीचे मैंने ट्रांसफॉर्म लिखा, सामने स्पर्मेटोजोआ लिख दिया। अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म होते हैं और स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एक लाइन लिखा मैंने जरा सा, लेकिन उसका मतलब तो वही है लाइन का, ठीक है ना, क्लियर। तो मैं बीच बीच में आपको गाइड करता चलूंगा बेटा, लेकिन आप भी थोड़ा ध्यान रखिए इसका। फिर देखिए, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm head become embedded in the Sertoli cell and are finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद के, यानी स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में क्या होता है बेटा, तब जो है वो स्पर्मिएशन देखने मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। अब आपको दिमाग में एकदम रहना चाहिए कि प्रोसेस की सीक्वेंस के, यानी सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस, तो आपके दिमाग में एकदम रहना चाहिए कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद होगा स्पर्मिएशन होगा, ठीक है, और इट इज द रिलीज ऑफ स्पर्म। कहां से रिलीज होगा स्पर्म? इट इज रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल एंड सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि स्पर्म बनने के बाद, अब स्पर्म का, अब देखो मेरी बात सुन के, अब इमेजिन करते हैं हम क्या सीन घटा होगा। सीन ये हुआ कि सर्टोली सेल को स्पर्म में कन्वर्ट किया गया, और जब सर्टोली सेल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड, मैं गलत बोल दिया, स्पर्मेटिड को जो है स्पर्म में कन्वर्ट किया गया। स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट किया गया, प्रोसेस को बोला हमने स्पर्मियोजेनेसिस बोला हमने। और इस दौरान क्या देखा हमने देखा कि इस दौरान क्या घटा, इस दौरान ये घटा कि उसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है। मतलब इसका मतलब तो ये है कि उसके पास में साइटोप्लाज्म नहीं है। साइटोप्लाज्म में तो रिजर्व फूड भी होता है, साइटोप्लाज्म में तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती हैं, जो ग्रोथ के फैक्टर उसके अंदर होते हैं। तो अब यहां पर इसके पास में साइटोप्लाज्म जो है वो नेग्लिजिबल, साइटोप्लाज्म के पास में बचा ही नहीं, साइटोप्लाज्म के पास में बचा ही नहीं। तो अब क्या होगा, अब ये बोलता है, देखो भैया, यदि बनने के तुरंत बाद, मेरी बात सुनिएगा के, जैसे क्या हुआ, ये है सर्टोली सेल, ये है सर्टोली सेल, ठीक है, इसके पास साइटोप्लाज्म है, फूड सब कुछ है, ठीक है। ये है स्पर्म, ठीक है, स्पर्म बनाए। बनने के बाद स्पर्म ने बोला कि देखो भैया, हमारे पास में तो साइटोप्लाज्म नहीं है, ना के बराबर है, वी हैव नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि हमको जब बनाया गया ना तो हमारा पूरा साइटोप्लाज्म निकाल के बाहर फेंक दिया इन्होंने, ठीक है। हम भूखे, हम यदि नहीं फूड मिलेगा तो हम वी कैन नॉट ग्रो एंड वी कैन नॉट ग्रो एंड वी कैन नॉट सस्टेन, हम बचेंगे ही नहीं। तो क्या तरीका है, इसने अपना हेड आया और उसने सर्टोली सेल के अंदर अपना हेड उसने डाल दिया। ये सर्टोली सेल में ऐसे स्पर्म, एक नहीं कई, एक सर्टोली सेल कई सारे स्पर्म को जोड़ सकती है, ठीक है।
तो ये क्या काम कर रहे हैं स्पर्म, इन्होंने सबने अपना हेड इसकी इस मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। क्या काम कर रहे हैं, हमने कहा ये देखो, ये यहां पे इंसर्ट किया, यहां पे इंसर्ट किया, यहां पे इंसर्ट किया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सर्टोली सेल का न्यूक्लियस जो फूड बना रहा है, जो भी प्रोटीन बना रहा है, जो फूड ये नॉरिशमेंट ले रही है वहां से, जो भी के, तो ये वो उस नॉरिशमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पर, स्पर्मेटोजोआ में। तो स्पर्मेटोजोआ जो है वो बराबर नॉरिशमेंट ले रहा है उठ के, क्लियर। और इसको क्या किया गया, इसको अभी एक्टिव नहीं, ये मूव भी नहीं कर सकता अभी। कई आप में से कई लोगों ने पूछा सर बनने के बाद स्पर्म तुरंत मूव करता है क्या, नहीं करता। क्यों नहीं करता, यदि तुरंत मूव करेगा तो ये एनर्जी बड़ी मात्रा में खर्च कर देगा, तो इसको तुरंत मूव नहीं कराते। तो ये तुरंत मूव कराया तो एनर्जी कम पड़ जाएगा, मर जाएगा ये, तो इसको अभी डोरमेंट रखा गया, नींद में, डोरमेंट अवस्था में, ठीक है। तो ये बनने के बाद इसको जो है फिर यहां से जो है वो जब ये पूरा मैच्योर हो गया, पूरा मैच्योर हो गया ये, तो उसके बाद में इसको हटाया यहां से, सर्टोली सेल ने कहा कि अब हटाओ इसको, लेके बाहर जाओ, काम हो गया इसका, ये डेवलप हो चुका है। उसको फिर सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से हटा के कहां डाल दिया, उसको डाल दिया एपिडाइमिस में। अभी तक सो ही रहा है वो, एपिडाइमिस तक जो है मूवमेंट नहीं हुआ उसमें अभी तक, आगे देखेंगे, हम आगे बात करेंगे। अब बिल्कुल इमेजिन कीजिए कि क्या घटना घट रही होगी अंदर स्पर्म के। तो मैंने क्या कहा आपसे कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि स्पर्मेटिड ट्रांसफर होकर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनता है, ठीक। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है कि जो है वो जैसे स्पर्म बन चुका होता है तो उसका हेड जो है वो सर्टोली सेल में जाकर जो है वो जाकर जुड़ जाता है, ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सके, ताकि पूरी तरीके से मैच्योर हो सके। जब पूरी तरीके से वो मैच्योर हो चुका होता है तो सर्टोली सेल से उसे हटाते हैं और सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से उसे हटा के कहां डाल देते हैं, उसको टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया और एपिडाइमिस में पहुंचकर वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर हो जाता है, उठ के। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से, मतलब सर्टोली सेल से हटाकर सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से फाइनली इसको बाहर रिलीज करने की प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट द टर्म स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में स्पर्म को हमने उसका इमिशन कर दिया, उनके स्पर्मिएशन, स्पर्म का इमिशन कहां से कर दिया हमने, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से कर दिया और बोल दिया टाटा बाय बाय, अब तुम डेवलप हो चुके हो, ठीक है, बाय बाय कर दिया उसको, ठीक है। ये स्पर्मिएशन है। देखिए ये क्या देख रहे हैं आप, दिस इज द स्पर्मियोजेनेसिस, देख रहे हैं यहां पे किस प्रकार से जो है वो स्पर्मेटिड से जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप, ठीक है। अब आप देखो बिल्कुल ना, एक एक चीज को ध्यान से और एकदम समझना है बेटा, इसको हमें ना रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है बेटा, रटना मना है, ठीक है। अब देखो सर्टोली सेल, ये जो बड़ी सी सेल है ना, ये है सर्टोली सेल है, हाँ लेवलिंग है नीचे रखा है, सर्टोली सेल, ठीक है बेटा, है ना, ठीक। फिर क्या कहा हमने आपसे, कहा कि ये क्या है बेटा, ये हम देख रहे हैं, ये जो स्पर्मेटोजोआ है बनने के बाद यहां पर नॉरिशमेंट ले रहे हैं, ये स्पर्मेटोजोआ यहां पर नॉरिशमेंट ले रहे होते हैं, ठीक है, और यहां पर ये मैच्योर होते हैं, ठीक है। क्या लिखा, तो स्पर्मियोजेनेसिस को हम, स्पर्मियोजेनेसिस क्या बोलते हैं टर्म, स्पर्मियोजेनेसिस को हम जो है वो स्पर्मेटेलियोसिस भी कहते हैं, इनके इसको हम स्पर्मेटेलियोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड एग्जाम में जाए तो गड़बड़ मत करना, ठीक है। स्पर्मेटिड और एक्चुअल स्पर्म जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, और स्पर्मेटिड में मेटामॉर्फोसिस होता है, उससे स्पर्म बनता है, और इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, क्लियर, ठीक है। स्पर्मेटिड जो होते हैं, रिमेंबर द पॉइंट, स्पर्मेटिड जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, उनमें फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है, हैवी होते हैं, उनमें बड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म भी होता है। जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो ये अपना वेट लूज करते हैं और अपना मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म बाहर निकाल देते हैं। जो इनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो स्पर्म के टिप पर एक्रोन, जो स्पर्म होता है, स्पर्म का ये हेड है, ये नेक है, और ये टेल है, ये नेक हो गया इसका, और ये इसका नीचे टेल हो गया, तो स्पर्म का जो हेड होता है उसके टॉप सिरे पे, यहां पे टॉप पे, यहां पर होता है एक्रोसोम, जो एग की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम बनता है, एक्रोसोम बनता है गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बनता है, के एक्रो मतलब सबसे आगे, के बॉडी या स्ट्रक्चर जो स्पर्म में सबसे आगे है वो एक्रोसोम है, के एक्रोसोम मतलब आगे की तरफ, के वो बॉडी या स्ट्रक्चर जो स्पर्म में टिप पर होता है, हेड में सबसे ऊपर होता है, उसे एक्रोसोम कहते हैं। और ये इट इज लाइक ए बिग लाइसोसोम, एक बड़े लाइसोसोम के समान होता है, जिसमें कि वो एंजाइम होते हैं जो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है।
न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट आता है और ये स्पर्म का हेड में आता है, ये न्यूक्लियस है स्पर्म का हेड में आता है, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन डेवलप होते हैं, मतलब जो फ्लैजिला है स्पर्म मूव करता है, फ्लैजिला से मूव करता है, याद रखिएगा स्पर्म फ्लैजिला से मूव करता है, ठीक है। The two centriole of spermatid become arranged in sperm as proximal centriole, एक neck of the sperm के पास में होता है, यहां होता है एक centriole, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, पीसी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं हम, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो बेसल बॉडी में कन्वर्ट होता है, इसको हम डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं, जो बेसल बॉडी में कन्वर्ट होता है, और इसी से जो है वो सीलिया या इसी से जो है फ्लैजिला अराइज होता है, इसी से फ्लैजिला अराइज होता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि दो सेंट, अब देखो मेरी बात ध्यान सुन के, जो एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रल होते हैं, एक सेंट्रल को हमने बोल दिया प्रॉक्सिमल सेंट्रल बोल दिया, एक को डिस्टल सेंट्रल बोल दिया हमने। डिस्टल सेंट्रल का काम था कि उसने डिस्टल सेंट्रल ने क्या किया, उसने फ्लैजिला को प्रोड्यूस किया, उसने फ्लैजिला को प्रोड्यूस किया, तो ये बेसल बॉडी बन गया, इसने फ्लैजिला प्रोड्यूस किया। तो क्या ये वाला सेंट्रियोल एक को जाएगा? नहीं, ये तो ऑलरेडी काम में व्यस्त है, इसको तो ऑलरेडी काम मिला हुआ है, फ्लैजिला बनाने का काम मिला हुआ है। अब जो सेंट्रियोल एग को मिलेगा, मतलब दिस इज द सेंट्रियोल दैट इज कंट्रीब्यूटेड टू द एग, जो एग के पास जाएगा वो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। वो क्या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, वो याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। तो एकदम समझिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जो मेल गैमेट है स्पर्म में, वो केवल न्यूक्लियस नहीं देता है एग को, बल्कि वो एग को डिवाइड करने के लिए सेंट्रियोल भी प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, क्योंकि डिस्टल सेंट्रियोल ऑलरेडी काम में व्यस्त होता है। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर स्पर्म, के एक परिपक्व स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमें यहां पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, कि हम देख रहे हैं एक्रोसोम गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बनता है, बड़े साइज के लाइसोसोम के समान होता है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। पीछे इसके न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल इसी के पास प्रेजेंट है, क्रोमोसोम का एक सेट इसमें होता है, ठीक है। इसको पूरे को हमने क्या बोला, हेड बोला, और हेड में हमारे पोर्शन में एक सेंट्रियोल है, इट इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये वो सेंट्रियोल है दैट इज कंट्रीब्यूटेड टू एग, जो जिसको जो एग को डोनेट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है। मिड पीस है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिस जो एनर्जी को जो है वो वास्तव में एटीपी प्रोड्यूस करता है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल पैटर्न में, स्पर्म के नेक में मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल पैटर्न में हमको देखने मिलते हैं, और बाकी फिर ये टेल होती है, और टेल जो है वो टेल है जो कि फ्लैजिला से बनी होती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, क्लियर, ठीक है। देखिए, यदि हम झांक कर देखें स्पर्म के अंदर तो क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये स्पर्मेटोजोआ के अंदर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें दिखाई पड़ रहा है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दिखाई पड़ रहा है हमें, ये डिस्टल सेंट्रियोल दिखाई पड़ रहा है, ये एक्सोनियम दिखाई पड़ रहा है, जिससे क्या बन रहा है, जिससे कि जो वास्तव में जो है वो फ्लैजिला अराइज होता है उससे, क्लियर, ठीक है। देखिए ना, अब जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था उसको इस चार्ट में देखिए, इस इमेज में देखिए बेटा, ठीक है। और बिल्कुल देखो, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो इसको कभी भी ये मत सोच के पढ़ा कीजिए कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है अरे हम तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये तो whenever you are in class you just think like that कि you are going to learn something in biology, की आप कुछ बायोलॉजी में सीखने जा रहे हैं, वो 100% नीट के काम का है, 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 100% आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड है, बट लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। आपको बता दूं, मैं लास्ट ईयर मेरे पास में जो है वो 2019 की बात है कि मेरे पास में एक फोन आया, और वो फोन था मध्य प्रदेश से, एमपी सेट के। एमपी में एक एग्जाम होता है मध्य प्रदेश पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, उससे बनता है व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर बनता है, डीएसपी बनता है, पुलिस में आता है, जो बड़ी पोस्ट है कि स्टेट के अंदर किसी भी राज्य में यदि आप एग्जाम देंगे और सबसे बड़ा जो पद आपको मिलेगा वो होगा डिप्टी कलेक्टर का होगा, डीएसपी का होगा। आईएएस के लिए आपको आईएएस का एग्जाम देना पड़ता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो उसने मुझे फोन लगाया, कई बार फोन लगाया, फिर फाइनली से मैसेज किया कि मेरा नाम सो एंड सो है, और जो है उन्होंने बताया मेरे को कि सर मैं आपसे, आपके चैनल से मैं बायोलॉजी पढ़ा हूं, मेरा ऑप्शनल जो है, मेरा सब्जेक्ट जो है पीएससी में वो बॉटनी जूलॉजी वाला सब्जेक्ट था, और मेरा जो रैंक है वो डिप्टी कलेक्टर का रैंक आया, मेरा आया, और मैं डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्ट हो गया हूं जस्ट बिकॉज ऑफ बायोमेंटल, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है।
बाकायदा मेरे फेसबुक फ्रेंड में भी हैं वो के, और मेरे जो है साथ संपर्क में भी हैं के, मेरे क्लोज कांटेक्ट में भी आ गए वो। तो चूंकि मेरे फैमिली में कई लोग अलग अलग सर्विसेज में हैं, तो जो है वो इसलिए हम लोगों जो है एक हमारा जो सर्विस मध्य प्रदेश की सर्विस में जितने लोग जानते हैं उनका एक ग्रुप भी है उसमें, तो वो हमारे क्लोज कांटेक्ट में आ गए। आप बोलेंगे नाम बताइए, तो देखिए जनरली आई डोंट लाइक टू ड्रॉप समवंस नेम इन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म, वहां नाम लेना मैं थोड़ा गरिमा मैं नहीं समझता हूं, लेकिन वो उन्होंने मुझे जो है बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं उनसे बोला यार देखो ये तो आपका बड़प्पन है, मैंने कहा आप सिलेक्ट हुए इतनी अच्छी रैंक पे, आप स्टेट पीएससी में आपका जितना अच्छा रैंक है, इतना बड़े पोस्ट पे आप पहुंचे, ये आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा लेकिन मैं तो 10+2 लेवल पढ़ाता हूं, मैं तो जो पढ़ाता हूं वो तो मैं नीट के लिए पढ़ाता हूं, तो आपको पीएससी में काम कैसे आ गया है, क्योंकि पीएससी का लेवल तो ग्रेजुएट के लेवल से ऊपर होता है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ाते थे उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे चीजें बिल्ट होती हैं। तो मैंने बायोमेंटर्स के लेक्चर सुने, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हुए, उसके बाद फिर मैंने आगे चीजों को पढ़ा तो मेरी चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आई। मैं मानता हूं कि यदि फाउंडेशन मेरा इतना अच्छा ना होता तो मैं आगे नहीं कर पाता। तो मैं वही बोल रहा हूं आपसे कि बायोलॉजी, और ऐसे एक बता दो, मेरे पास सरप्राइजिंगली आपको बता दूं एक बड़ा अच्छा किस्सा, 2 मिनट आपका और लूंगा, कि मेरे पास 1-2 बच्चे आए, उनका वीडियो भी डला हुआ है यूट्यूब में। उन्होंने, एक ने आईआईटी जेम का एग्जाम क्वालिफाई किया, और एक ने बेंगलोर में कोई बायोलॉजी का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है उसका एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया। वो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम थे वो, हम तो पढ़ाते नहीं एमएससी एंट्रेंस के लिए। दोनों बच्चे महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है कहीं घाट के ऊपर में कोई जगह पे एक छोटा सा कमरा था, वहां पे कहीं गांव आसपास के किसी जगह के थे वो, वहां पे रहा करते थे वो, गांव के थे वो, ठीक है, अकेले एक कमरे में रहते थे। और जहां रहते थे वहां पे चूंकि कमरे का किराया और खाना पीना वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने है ना वहां पे जो मालिक थे उनका, जो उनके रिलेटिव थे दूर के, तो उनकी एक दुकान थी, तो उन्होंने बोला भाई हमारी दुकान तुम संभाल लिया करो दिन में, उसके बदले तुम रह लो, हम खाना वाना दे देंगे तुमको के। तो जो भी खाना था, बेसिक जो खाना होता, दाल रोटी, वो उनको मिल जाया करती थी दुकान, और रहने को एक कमरे में, एक छोटा सा कमरा था 8x8 का, उस कमरे में दोनों रहा करते थे, पढ़ाई किया करते थे। तो उन्होंने बायोमेंटर्स के लेक्चर देखे पूरे, वो उन्होंने बताया। मैं तो देखो, मैं तो उनकी कहानी बता रहा हूं, आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ बेटा, के गलत मत समझना मेरे को। जब वो सिलेक्ट होके मेरे पास आए, अब बताएं आपको कैसे मिलने आए वो। मेरा ऑफिस और घाट के ऊपर जो है उसके बीच की दूरी होगी कम से कम 10 से 12 किलोमीटर, मुझे जहां तक इतनी दूरी तो होगी। दे डोंट हैव मनी टू हायर ए ऑटो के लिए पैसे नहीं थे उनके पास में, बस के लिए पैसे नहीं थे उनके पास में, बिकॉज दे डोंट हैव मनी, क्योंकि वो जो खा रहे थे, रह रहे थे, उसके बदले काम करते थे, एंड दे आर नॉट गेटिंग सैलरी फॉर दैट। मुझे बड़ा बुरा लगा, वो पैदल चलते हुए आए मेरे पास के, उन्होंने आके मिले, मुझे बताया, वेट किया, मैं रिकॉर्डिंग में था, पेशेंट देख रहा था, उसका वेट किया उन्होंने। मैंने सोचा कि कोई होंगे, क्योंकि वो बताया कि सर मेरी 9th रैंक आई है, मेरी ये रैंक आई है कि इस एग्जाम में। अब मैं जानता भी नहीं था एग्जाम, तो उन्होंने मेरे को ब्रीफ किया एग्जाम के बारे में। मुझे लगा कि ये जो बच्चे हैं, ये इनमें बहुत बहुत ऊर्जा है इनके अंदर। पता है आपको क्या हुआ उनका, जब वो सिलेक्ट होकर वहां पहुंचे ना, तो 2 बड़ी फार्मा कंपनी, जो फर्स्ट, जो बच्चे बायोलॉजी के ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जहां पहुंचते हैं ना आप, तो आपको फर्स्ट सेकंड में फार्मा कंपनी बोलती है भैया हमारे लिए इनको बच्चे को तैयार कर दो, हमारे रिसर्च में काम करेगा इसके। दे गेट ऑफर, दे गेट स्कॉलरशिप देयर, लाइफ सेट हो गई उनकी। मेरे पास आए, मैंने उनको फिर जो है लंच भी कराया, वापस जाने के पैसे भी दिए मैंने, क्यों देखो ये तो एक ह्यूमन नेचर है ना, आपको, आपके पास कोई होगा तो आप भी उसकी हेल्प करेंगे। बड़ा बुरा लगा मन में कि देखो कि ऐसा भी होता है, लोग इतना भी संघर्ष जिंदगी में करते हैं, एंड आई फील लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल दिया, लाइफ को उन्होंने चेंज कर दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, तो अभी मैं आपको बता कि इसलिए बायोलॉजी को कभी भी आप पढ़ते ना बेटा, तो उसको हमेशा ऑलवेज तक कि आप लर्निंग के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लर्निंग कब काम आएगी, कहां काम आएगी, नोबडी नोस, ठीक है ना। नीट तो एक एग्जाम है, हम वो तो फोड़ेंगे, नो डाउट, कोई संदेह नहीं इसमें के। लेकिन जो सीख रहे हैं ना, वो कभी बर्बाद नहीं जाएगा। याद रखना, जिंदगी में ऊर्जा, एनर्जी का एक प्रिंसिपल है, इट कैन नॉट बी जनरेटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। तो बस वही है, ऊर्जा लगाइए। आप ऊर्जा लगा रहे हैं तो क्या कब किधर मिलेगा, यू नेवर नो, पर मिलेगा जरूर, ये तो सिद्धांत है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप देख रहे हैं यहां पे ऊ साइट पर आप देखो क्या लिखा है, ऊ साइट
इसके पास जब जब जो है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट होता है तो उसमें मैट्रिक्स का लॉस होता है और सेंट्रियोल का इलिमिनेशन आता है, मतलब जो ओवम बाहर निकलता है उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है उसमें। इसका मतलब जो एग है, एग के पास सेंट्रियोल नहीं है, और एग को यदि जो है फर्टिलाइज करने के बाद एग को आगे डिवाइड करना है और आगे उसको जो है वो जाइगोट में कन्वर्ट होना है तो उसको सेंट्रियोल तो चाहिए पड़ेगा, और वो सेंट्रियोल कौन लेके आ रहा है? स्पर्म सेल लेकर, दे कंट्रीब्यूट द सेंट्रियोल के, तभी एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है, मतलब ओवम का कंप्लीट डेवलपमेंट, ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद में एक का जो जाइगोट का बनना, एवरीथिंग इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज कि स्पर्म सेंट्रियोल लेकर आया था। इसीलिए अब नाउ गॉट द पॉइंट, दैट्स व्हाई पार्थेनोजेनेसिस इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमंस। आई बात समझ में कि मनुष्य की पार्थेनोजेनेसिस क्यों नहीं होती है? कि मतलब ह्यूमंस का पार्थेनोजेनेसिस समझते हैं, बगैर फर्टिलाइजेशन के जीव का विकास कुछ छिपकलियों में होता है ना, कुछ एनिमल्स में होता है। इसका मतलब उन एनिमल्स में एक के अंदर सेंट्रियोल होता होगा। ह्यूमंस में पार्थेनोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? अरे भाई सेंट्रियोल ही नहीं है। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक जो है वो एग आगे डिवाइड ही नहीं कर सकता है। जब आगे डिवाइड ही नहीं कर सकता है तो एम्ब्रियो नहीं बन सकता है। पार्थेनोजेनेसिस तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम यहां पे कुछ पॉइंट नोट करते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इन द नेक ऑफ स्पर्म इंट्रोड्यूस इनटू एग ड्यू टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट क्लीवेज। जो स्पर्म की नेक में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, इसको जो है एग में प्रवेश कराते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, और यही रिक्वायर होता है आगे के डिवीजन के लिए, फर्स्ट क्लीवेज के लिए। ताकि क्लीवेज मतलब होता है माइटोसिस इन के फर्स्ट मायने जो माइटोसिस इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणी अवस्था में जो माइटोसिस होती है बेटा, इनिशियल जो है इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो माइटोसिस होती है उसको हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, mitochondria from different part of the spermatid got arranged in the middle part of the sperm and form the around the axial filament के। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पर्मेटिड के सब जगह पर, वो सब इकट्ठे होके स्पर्म के मिडिल वाले भाग में आ जाते हैं। क्लियर? ठीक है, देखिए आप ना, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, क्लियर? तो क्या देखा हमने, कहा कि सबसे ऊपर मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन है, अंदर एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये एक्रोसोम है बेटा। ठीक है, ये न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, नेक है, मिडिल पीस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरल होता है उसको हम नेबेन कर्न कहते हैं, उसको हम नेबेन कर्न कहते हैं। नेबेन कर्न का मतलब होता है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये हमें टेल दिखाई पड़ रही है। क्लियर? ये हमको टेल दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक, याद रखिए। फाइनली हम कहते हैं आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मिएशन। दोबारा मैंने ये पॉइंट रिपीट किया है, मैंने कहा है स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि एक बार स्पर्मियोजेनेसिस हो चुका है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बन चुका है, तो अब स्पर्म जो है वो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से, सर्टोली सेल से अलग हटेगा, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से उसको बाहर निकाल देंगे, इसे अब स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, देखिए ना कैसे धसा होता है ये सर्टोल। आप देख रहे हैं डायग्राम ए, देखिए इसमें ये जो दिखाई व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई पड़ रही है, दिस इज दी ये सर्टोली सेल है। ठीक है, आप देख रहे हो कैसे धसा हुआ उसको करके, और बनने के बाद फाइनली उसको बाहर ने धीमे धीमे ग्रो करेगा वो, और उसको बाहर की तरफ रिलीज करेंगे और फाइनली वो बाहर निकल जाएगा। क्या कहा हमने, देखा? ठीक है, ठीक। फिर Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH। ठीक है, और जो gonadotropin releasing हार्मोन होते हैं ये FSH और LH को रिलीज करवाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है बेटा? एज ऑफ प्यूबर्टी में शुरू होता है।
ठीक है। एंड मेल में 14 से लेके हम 17 ईयर जो बोलते हैं तब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है बैठ के। और ये बेसिकली जो है वो उस समय जीएनआरएच कहां से निकलता है? ये हाइपोथैलेमस से निकलता है कि जीएनआरएच कहां है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। और ये काम कहां करता है? जाके ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके काम करेगा और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि का जो अगला हिस्सा होता है वो एफएसएच और एलएच को रिलीज करेगा। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आपके सामने इमेज है इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हो सके तो इसको बेटा आप फ्लो चार्ट खुद बना लीजिएगा बैठ के, तो कभी नहीं भूलेंगे आप। और एग्जाम में कई क्वेश्चंस के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो समझो बात को, फ्लो चार्ट को पहले समझते हैं ना, क्या नोट कर रहे हैं समझ तो लें उसको। हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा, इसने क्या रिलीज किया? इसने रिलीज किया जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, आरएच मतलब रिलीजिंग हार्मोन, उसको रिलीज किया। और ये हार्मोन कहां जाके काम किया? ये हार्मोन कहां जाके काम किया? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके काम किया, पीयूष ग्रंथि के का जो एंटीरियर हिस्से पे काम किया। और उसके प्रभाव में क्या निकला? उसके प्रभाव में निकला क्या? एफएसएच निकला और एलएच निकला के। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच होता है ल्यूटिजाइंग हार्मोन के। एफएसएच ने जाके काम किया सर्टोली सेल पर। एफएसएच कहां पे जाके काम किया? एफएसएच ने काम किया सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल ने एफएसएच के इफेक्ट में क्या किया? उसने स्पर्म के बनने की प्रोसेस को उसने जो है वो प्रमोट किया। उसने कैसे प्रमोट? कुछ केमिकल, कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज किए। ऐसे ग्रोथ फैक्टर थे जो स्पर्म के बनने की प्रोसेस को फास्ट करते थे, वो सर्टोली सेल रिलीज किया। ठीक है, इसके अलावा सर्टोली सेल ने एक केमिकल और रिलीज किया, उसका नाम है इनिबिन। और इनिबिन कहां से निकलता है? ये एग्जाम में आ चुका है। इनिबिन सर्टोली सेल से निकलता है और इनिबिन का काम ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एफएसएच और एलएच के इफेक्ट में ज्यादा संख्या में स्पर्म बनने लगे, तो उसका एक फीडबैक कंट्रोल है। जैसे एक गाड़ी होती है ना, एक व्हीकल होती है, उसमें एक्सीलरेटर होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, ब्रेक होता है स्पीड कम करने के लिए, दोनों अपोजिट दिशा में काम करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब भी कभी फीडबैक इनहिबिशन की बात आती है तो एक प्रमोटरी फैक्टर होता है, तो एक उसको इफेक्ट को कम करने वाला होता है। तो इनहिबिन एक ऐसा केमिकल है, जब एफएसएच और एलएच का लेवल काफी बढ़ जाता है तो उसको उसके प्रभाव को कम करने के लिए, ताकि कम निकले वो, तो इनहिबिन नामक केमिकल निकलता है। कहां से निकलता है? सर्टोली सेल से निकलता है, जो बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है, अब जो ल्यूटिजाइंग हार्मोन एलएच है ये काम करता है लीडिक सेल पे, ये लीडिक सेल पे काम करता है, इंटरस्टेशियल सेल पे। इसके प्रभाव में क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? स्पर्म के बनने को बढ़ावा देता है। तो मतलब टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ावा देता है। ठीक है, फिर सर्टोली सेल से ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं, वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल यदि काफी बढ़ गया तो वो भी फीडबैक इनहिबिशन था, वो भी बोलता है जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई लेवल काफी बढ़ चुका है, अब और स्पर्म नहीं, अब स्लो रेट स्लो करो, तो एफएसएच एलएच का लेवल कम होगा। जब इसका लेवल कम होगा तो नीचे की प्रोसेस भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर? तो ये होता है फीडबैक इनहिबिशन। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस पर भी फीडबैक इनहिबिशन देता है और वो एंटर पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी जाकर फीडबैक इनहिबिशन देता है। तो ये जो एरो है ना, रेड कलर के एरो हैं, यहां पर माइनस माइनस चिन्ह लगा है, वो फीडबैक इनहिबिशन है, वो प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं, वो प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बैलेंस में बना रहता है। ठीक है, the increased level of gonadotropin releasing hormone then act on the anterior pituitary gland। ठीक है, जब GnRH का लेवल बढ़ता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से पे काम करता है। इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द टू गोनाडोट्रोपिन, दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, एलएच और एफएसएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच है बेटा और एलएच है ल्यूटिजाइंग हार्मोन। ठीक है, ठीक, एलएच कहां पे काम करता है? एलएच एक्ट ऑन द लीडिक सेल्स और ये बनाता है, ये एंड्रोजन के बनने को बढ़ाता है। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, उसकी सिंथेसिस करता है और उसका सीक्रेशन करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, एंड्रोजन जो होता है ये क्या काम करता है? ये स्पर्म बनने की प्रोसेस को बढ़ावा देता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इसी के कारण आते हैं। ठीक है, फिर एफएसएच सर्टोली सेल पे काम करता है, ये स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर, मैंने कहा ना कुछ ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करवाता है जो कि स्पर्म के बनने की प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये स्पर्मियोजेनेसिस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, तो कोई प्रश्न नहीं है कंफ्यूज होने का। ठीक है ना, ये ऐसे फैक्टर जो स्पर्मियोजेनेसिस में रोल प्ले करते हैं। कि मैंने कहा ना स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्म का
कन्वर्ट होना, मेटामॉर्फोसिस होना के, तो उस प्रोसेस में जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। ठीक है ना, क्लियर क्लियर। चलिए तो देखा हमने यहाँ पे, तो हमने क्या देखा बेटा, हमने यहाँ पे देखा कि पूरा कि जो है वो कैसे कैसे यहाँ पर सिस्टम पे काम होता है यानी किस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है वो सेल्स किसके बाद क्या सेल बनती है, किसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हमने मैच्योर स्पर्म को भी यहाँ पर देखा बेटा, क्लियर, ठीक है। फिर डिवीजन को भी हमने देखा कैसे डिवीजन होता है। ये मैं आपको एक बार इमेजेस दोबारा दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम इमेज सेट है कि भाई ये आपको दिमाग में एकदम सेट है कि ये इमेज हमको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, क्लियर। देन कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म की संरचना पर हम बात करते हैं। आज मैं आपका 10 मिनट और लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इसको जितना हम जितना कवर कर सकें थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा इसको हमें। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म, तो मैंने क्या कहा आपसे, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, छोटा होता है, आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसमें हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होती है इसमें के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो चूंकि ये भी एक सेल है तो पूरा स्पर्म जो है मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, स्पर्म के हेड में क्या होता है, एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और उसके एंटर पोर्शन में एक कैप के समान हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम भरे होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के समय ओवम की लेयर को, ओवम की जो वॉल होती है उसको डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करते हैं। और एक्रोसोम किसके मॉडिफिकेशन से बनता है, एक्रोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। एक्रोसोम इज लाइक ए बिग लाइसोसोम जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जिसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि सरफेस को डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्लियर, देखिए ना, तो एक्रोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल हेड में है, मिड पीस है, फिर हम देख रहे हैं नेक वाला हिस्सा मिड पीस है, देन हम देख रहे हैं टेल वाला हिस्सा है इसमें, है ना। ठीक है, ये एक्सोनिम क्या होता है, जो फ्लैजिला का 9+2 रेजिमेंट होता है, जो फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसका जो सिलेंडर होता है, जो फ्लैजिला का सिलेंडर होता है वो 9+2 रेजिमेंट शो करता है, उसे हम एक्सोनिम कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। The middle piece possess numerous mitochondria, मिडिल पीस में कई बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि टेल का मूवमेंट होता है और इससे स्पर्म की मोटिलिटी बनी रहती है और स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है, अभी ये पिछली क्लास में लिखा भी था हमने कि एक बार के इजैकुलेशन के the human male ejaculate about 200 to 300 million sperm during a coitus के एक बार की सेक्सुअल एक्टिविटी में या एक बार के इजेकुलेशन में जो है ह्यूमन मेल 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज करता है। के और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, वेरी आईएमपी, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कम से कम 60% स्पर्म ऐसे होना चाहिए जिनका नॉर्मल शेप हो और नॉर्मल साइज हो, और 40% ऐसे होना चाहिए जिनमें विग्रस मोटिलिटी हो, जो बहुत तेज मूवमेंट करते हैं उनके, यानी कम से कम 40% में विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए और 60% में नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति जो है वो फर्टिलाइज, जो उसका स्पर्म जो है वो एक को फर्टिलाइज कर पाएगा और व्यक्ति जो है वो उसे हम बोलेंगे कि वो फर्टाइल मेल है, हमेशा कह पाएंगे उसे, ठीक है ना। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेरी डक्ट। हमें मालूम है कि सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकला, कहां गया, रेटिटेस्टिस में गया, वहां से कहां गया, वासा एफ्रेंशिया में गया, वहां से कहां गया, एपिडाइमिस में गया। ठीक है, तो यहां पर सिक्रीशन ऑफ एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। के याद रखिएगा, स्पर्म की मोटिलिटी, मैंने आपसे कहा ना, जब स्पर्म बन चुका होता है सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल में तब उसमें मोटिलिटी नहीं होती है, उसको जब तक बाहर नहीं निकाल देंगे, जब वो एपिडाइमिस में पहुंचता है ना तो उसमें कोई भी मोटिलिटी नहीं होती उसके, यानी मूवमेंट देखने नहीं मिलता उसमें। ठीक है, और मूवमेंट देखने कब मिलेगा, जब उसको जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, और ये पूरा है स्पर्म का जो एसेंशियल मैच्योरेशन है कि जब वो अपने आप को एक्टिव होकर मूवमेंट शो कर पाएगा, वो कहां होता है, वो होता है बेसिकली एपिडाइमिस के सीक्रेशन से, वास डिफरेंस के कुछ सीक्रेशन से, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट के सीक्रेशन से द स्पर्म गॉट सम केमिकल्स जिसके चलते वो एक्टिवेट हो पाता है। ठीक, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के हम क्या बोलते हैं, सीमेन कहते हैं हम। ठीक है ना, क्लियर। और ये जितने भी फंक्शन है, जितने भी मेल सेक्स एसेरी डक्ट हुए, ग्लैंड्स हुए, उनके फंक्शन को मेंटेन करने का काम किसका होता है, मेल सेक्स हार्मोन का होता है। और मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, वो होता है एंड्रोजन, वो हार्मोन होता है एंड्रोजन। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या देखा हमने, यहां पर हमने आज देखा हमने कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है,
जिसका आपको उत्तर करने के बाद ही आप ये लेक्चर को से बाहर निकलेंगे। इसके पहले दरवाजा बंद है, अपने कमरे का दरवाजा देखो बंद है, बंद कर दो उसको, बंद नहीं है तो बंद कर दो, ठीक है, और बंद है तो बंद है। आंसर इस करना है आपको, और देखना नहीं है अभी नोट्स में, खुद से आंसर करना है। व्हाट इज स्पर्मिएशन एंड व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। आप मुझे लाइन लिखिए जो आपको समझ के, स्पर्मिएशन क्या है वो लिखिए, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है वो लिखिए, ठीक है। दोनों का डेफिनेशन लिख के दीजिए, जो समझ में आया वो लिख के दीजिए, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? चलिए तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.